नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत ही शानदार होंगे। तो दोस्त जल्दी से आप सभी जुड़ जाएं ताकि मैं इस क्लास को शुरू करूं। बहुत बढ़िया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। आप सभी जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम इस क्लास को शुरू करें। जल्दी से जुड़ जाओ दोस्त। चलिए, वेरी गुड। कल हमने परमाणु मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। परमाणु मॉडल के बारे में हम कल जान रहे थे और इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मैंने कल आपको कुछ होमवर्क दिए थे। चलो, आप वो नियम को पढ़ते मैंने बताया था। मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको, ठीक है। ऑर्गन, चलो बताओ ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना निकाला आप सभी ने? एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑर्गन का? कल का होमवर्क है आपका, ठीक है। मैं आपको ये निकालते सिखाऊंगा वापस से अब्बाउ के नियम के हिसाब से। अब्बाउ का नियम क्या कहता है? 1 से 7 तक की गिनती आनी चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। फिर एक एक कम करना आना चाहिए। तो भाई 2, 3, 4, 5, 6, फिर एक एक कम करना है। 3, 4, 5, फिर आ जाएगा 4। एस 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 एस, पी 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 पी, डी 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 और एफ, एस पी डी एफ। अब हमने यहाँ पे तीर निकाले थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, इस तरह से निकाले थे। चलो, सबसे पहले आपके पास ऑर्गन था। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना बता रहे हैं आप? 19, 19। चलो, ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 19 है ना। और कौन सा दिया था मैंने दोस्त? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना बता रहे हैं आप? सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना बता रहे हैं? जल्दी से बताओ। और इसी तरह से मैग्नीशियम है और ओगेन्सन, ओगेन्सन का 118। चलो, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24। अब देखो, इसको आप भरेंगे तो कैसे भरेंगे? आपको 19 नंबर तक जाना है। टोटल ये होने चाहिए ऑर्गन का, ठीक है। 1s1, 1s2, 2s2, 2p6। ऑर्गन का वैसे 19 नहीं होता, ठीक है, कोई बात नहीं। आप 19 बता रहे हैं तो AWTPO में मेरे पास आ रही है तो ये क्लास लेना है। मालिक है ना, सिलेबस आधा हो गया लेकिन AWTPO वाले रोज एक बच्चा नया आ ही जाता है। लेना है दादू, लेना है, ठीक है। अगर ये बोल रहे हैं 19 है तो भी ये गलत बोल रहे हैं, इसका ये 24 बोल रहे हैं तो भी गलत बोल रहे हैं, है ना। ऑर्गन का 18 होता है ना। तो सबसे पहली चीज, अगर आप गलत चीज ही लिख के आगे बढ़ोगे तो सीखोगे कैसे? तो पहले 1s आया, फिर 2s आया, फिर 2p6 आया, फिर 3s2 आया, ठीक है। 2 और 2 4 और 6 10 और 12, और फिर 3p6। आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में खत्म होगा आर्गन का? तो 3p6 आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। और ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये जो ऑर्गन है पी ब्लॉक का सदस्य होगा। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप ये भी सही नहीं बता पाए, ठीक है। तो भाई जो इसका एटॉमिक नंबर ही 19 लिख रहा हो, वो क्या सही निकालेगा? आप मुझे एक बात बताओ ना, कैसे निकालेगा? ए, पॉसिबल है क्या ये? जानबूझ के परेशान कर रहे हैं। मुझे परेशानी थोड़ी है बेटा,
अगर आप गलत लिख रहे हो और गलत निकाल रहे हो तो गलत आप ही तो है, मैं थोड़ी हूं, है ना। सिलिकॉन का 24 नहीं होता भाई, 14 होता है। क्या होता है? 14 होता है। अब देखो ये कैसे निकलेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 6 और 4 10 हो गया। फिर ये आएगा 3s2, 3p1, है ना। 2 और 1 3, है ना। 6 और 4 10, 12 13, 6 और 4 10 और 2 12 और 2 14, 3p2। तो ये भी आपका अंत में किस में कंप्लीट हो गया? 3p2 में कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये भी p ब्लॉक का एलिमेंट है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां पर कंप्लीट होता है ये उसका एलिमेंट होता है, ये उसका तत्व होता है ना। ये इस तरह से भरे जाते हैं, मैंने कल भी भरना सिखाया, एक बार और भरना सिखाता हूं। देखो दोस्त, मैं आपको सबसे बड़ा ही एक सिखा देता हूं, ओगेन्सन, ओजी, बाकी आपने निकाल ही लिए हैं। 118 इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं। एस के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, कितने जाते हैं? एक डब्बा बनता है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कितने जाते हैं? 3 डब्बे बनते हैं, टोटल 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। डी के अंदर ऐसे ही कितने जाते हैं? 10 जाते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से एफ में कितने जाते हैं? एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब देखो यहां पर जब भी आप ओगेन्सन की बात करते हो, ओगेन्सन किस में खत्म हो रहा है? कमेंट करो जल्दी से, ओगेन्सन किस में कंप्लीट हो रहा है? बताओ जल्दी से, ओगेन्सन किस में कंप्लीट हो रहा है? गुड, बहुत शानदार। देखो दोस्त मैं आपको बताता हूं, जैसे एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले आपको ये वाला तीर लेना होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला और ये वाला, और इधर से ऐसे ऐसे आना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आप ये वाली चीज लीजिए, आपको 118 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। एस, पहला एस, पहली कक्षा में कितना जाएगा? 1s, 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक और एक दो। फिर दूसरे तीर में क्या आया कि सर 2s आया, तो 2s में कितने जाते हैं भाई? सर एक और एक दो। अच्छा 2s के बाद क्या आया कि सर 2p आया, तो p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कि सर 3 होते हैं, तो 1 2 और 3, 1 2 3 4 5 और 6, 3 डब्बे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। 2p के बाद क्या आया कि सर 3s आया, क्या आया? 3s। तो फिर अगला इलेक्ट्रॉन कहीं में जाएगा? सर 3s, एक और एक क्या हो जाएगा? 2। 3s यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 3s के बाद अगला तीर आया आपका कौन सा? कि सर 3p। कौन सा आया? 3p। 3p में वापस से 3 बनेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 और 6। 3p के बाद क्या आया कि सर 4s आया, तो 4s में कितने जाएंगे? एक और एक दो। एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यहां तक आ गए। फिर आएगा 3d, क्या आएगा? 3d। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? कि भाई d के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 5 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3d के बाद में क्या आया? 4p, क्या आ गया? 4p। p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉक्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये हो गया आपका 4p। 4p के बाद क्या आता है? 5s। 5s में कितने जाएंगे? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि s में 2 ही जाते हैं। फिर आता है 4d, क्या आता है? 4d। और 4d के अंदर कितने जाएंगे? d के अंदर फिर से 10 जाएंगे, कोई सा भी d हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 4d के अंदर चले गए। 4d के बाद क्या आता है? सर 5p आता है, तो 5p में कितने जाएंगे वापस से? p के अंदर 3, 1 2 3 4 5 6। 5p के बाद क्या आता है? 6s, क्या आता है? 6s। तो 6s, s में वापस से कितने जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, एक और एक दो। अब फिर आता है आपका 4f, क्या आता है? 4f। 4f के अंदर कितने? f के अंदर भैया 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 डब्बे बनते हैं, ठीक है। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हो गए ये टोटल? 14 इलेक्ट्रॉन। 4f के बाद काई में जाएगा? 5d। d में वापिस से कितने? 10 इलेक्ट्रॉन।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये डी में 10 चले गए। 6p, पी के अंदर वापस से कितने जाते हैं? 3, है ना, 1 2 3 4 5 6, और फिर क्या आता है? 7s, तो 7s, एस में कितने जाते हैं? 1 और 1 2। अब इन सभी को जोड़ोगे तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दोस्त याद रखिएगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको यहाँ नीचे लाइन और बढ़ानी हो तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं, यहाँ 5d के बाद में आप यहाँ पर 5f रख सकते हैं, यहाँ 6p के बाद यहाँ पे आप 6d रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? 6d। यहाँ पर आप 7p रख सकते हैं, और यहाँ पर आप 8s रख सकते हैं। तो आपका एक तीर ऐसे और बढ़ जाएगा, ऐसे और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब एफ ही बढ़ेंगे, है ना, याद रखना, उसके उधर कुछ नहीं बढ़ सकता। अब ऐसे तो ये ऐसे तीर बढ़ते जाते हैं। यह लास्ट कंप्लीट होगा आपका 7s हो गया, फिर जाएगा 6d, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर 6d हो गया, 6p हो गया, 7s हो गया। ठीक है, 5f आएगा यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 और 7, 5f। 5f के बाद क्या आएगा? 6d, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 6d के बाद क्या आएगा? 7p, 1 2 3 4 5 6, 7p 6 में कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक 118 हो जाएंगे आपके, टोटल 118। गिन लो आप, 2 और 2 4, 4 और 6 10, और 2 12, और 6 18, और 2 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 37 38, 38 और 2 40, 40 और 10 50, 50 और 6 56, 56 के बाद में आप देखोगे तो 56 और 10 66, 66 और 4 60, 60 और 10 70, 70 और 6 76, 2 78, 78 के बाद बात करोगे आप तो 78 के बाद जैसे यहां से आगे बढ़ोगे, 78, 78 और 4 82, 82 और 10 92, 92 के बाद 10 की बात करोगे तो आपके यहाँ कितने पहुंच जाएंगे? ठीक है, 92 और 10 82, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 82, 92, 102 और 100, 102 और 10 112, 112 और 6 118, ये हो गए टोटल। देख लो इसको, ये इस तरह से निकालते हैं। मैंने आपको पूरा 118 वाला ही निकालना सिखा दिया। अब लेकिन आपको यहां से प्रश्न इतने नहीं बनेंगे, आपके एग्जाम में प्रश्न ये बनते हैं कि निम्न में से कौन अब्बाउ के नियम का पालन नहीं करता। अपवाद जो होते हैं वो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। कोई डाउट हो तो पूछो। देखो बेटा, निकालना सीखना तो पड़ेगा। आपने घर जाकर के वो काम किया ही नहीं जो मैंने आपको दिया, और बोले सर हमको घर पे निकालना आया ही नहीं। तो मैंने पहले ही बोला था, आप क्लास को कम से कम 1 या 2 बार लेंगे तो ही ये काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा ये काम तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचे कि हम बिना मेहनत किए ही सीख जाएं सारी चीजें, तो पॉसिबल नहीं है। चलो, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। आपको निकालना होगा। मैं एक्सेप्शन बता देता हूं, जो अब्बाऊ के नियम का पालन नहीं करते वो कौन से होंगे। ठीक है, अब्बाऊ नियम के अपवाद। कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शन हैं, कौन कौन से ऐसे अपवाद हैं जो अब्बाऊ के नियम का पालन नहीं करते हैं? पहला, सबसे पहला, सबसे मोस्ट रिपीटेड एग्जाम के अंदर, क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 होता है।
क्या होता है 24, 24 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो ये कंप्लीट होता है 3d5 के अंदर, लेकिन इसे लिखा जाता है क्या 4s1 3d5। तो भाई साहब 4s2 3d5 ये कंप्लीट होता है ऐसे, लेकिन ये इसका अपवाद, ये नियम का पालन नहीं करता। कैसे नहीं करता मैं आपको बताता हूं। अगर ये नियम का पालन करता तो सबसे पहले ये जाता 1s के अंदर। किसके अंदर? 1s के अंदर, एक और एक दो। फिर जाता ये 2s के अंदर, एक और एक दो। फिर जाता ये 2p के अंदर, एक दो तीन चार पाँच छः। 2p के बाद जाता है 3s के अंदर, एक और एक दो। 3s के बाद जाता है 3p के अंदर। किसके अंदर जाता? 3p के अंदर, एक दो तीन चार पाँच छः। अब खेला सब इसके बाद शुरू होगा। 3p के बाद इसको जाना था किसके अंदर? याद रखिएगा 4s के अंदर, और 4s के अंदर ये दो जाते, और फिर जाना था इसको 3d के अंदर। किसके अंदर? 3d के अंदर, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां देखो, दो और दो चार और छह 10 और दो 12 और छह 18 और दो 20 हो गए। कितने हैं इसका एटॉमिक नंबर? के सर 24। इसे कंप्लीट होना था एक दो तीन चार। अगर हम आपबाउ नियम की बात करें तो ठीक है, आपबाउ के अनुसार आपबाउ के अनुसार ये वाली चीज होनी चाहिए थी कि ये किस में कंप्लीट होना चाहिए था? ये 3d4 में कंप्लीट होना चाहिए था। लेकिन ये भाई साहब इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है। और अपवाद क्या होता है? अपवाद ये होता है कि यहां तक की लाइन तो सेम होती है, ये जो 4s है इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, और ये जो 3d वाला है, इस d वाले में ये जो 5 बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5, इन बॉक्स के अंदर 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन यहां का ताड़ के यहां पर ले आता है, तो ये बन जाता है 4s1 3d5। बात समझ में आई? इसको होना क्या चाहिए था? 3d4 होना चाहिए था, लेकिन निकला क्या? 3d5। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि आपबाउ नियम का पालन कौन नहीं करते, तो ये ग्रुप डी के एलिमेंट होते हैं। नंबर एक पर आपने क्या पढ़ा? क्रोमियम पढ़ा। तो क्रोमियम आपबाउ नियम का पालन नहीं करता। कैसे नहीं करता? तो वो मैंने आपको समझाया। क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने से छोटा, जैसे 4s1 जो था ना, उसका इलेक्ट्रॉन निकाल के खा जाते हैं। तो अपने को स्टेबल करने के लिए, स्थायी करने के लिए ये ऐसा काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी तत्व हैं जिनको मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो आपने ये देखा, इसी तरह से और तत्व होते हैं, जैसे कि गोल्ड होता है, जैसे कि सिल्वर होता है, कॉपर होता है, इन सभी के अंदर ये पाया जाता है। तो आइए उनको भी देख लेते हैं। तो ये नंबर एक आपने समझा। नंबर दो की बात करता हूं तो गोल्ड, गोल्ड जिसे हम एयू बोलते हैं। नंबर तीन की बात करते हैं तो सिल्वर, जिसे हम एजी बोलते हैं। नंबर चार की बात करते हैं तो कॉपर, जिसे हम सीयू बोलते हैं। अब इनके अंदर ऐसा क्या होता है, इनके अंदर ऐसा क्या देखने को मिला भैया? अब इनके अंदर एक घटना होती है, अकॉर्डिंग टू आपबाउ, और अपवाद क्यों बन गए? होना क्या चाहिए था, निकला क्या? होना क्या चाहिए था और निकला क्या? भाई गोल्ड की अगर बात करें, गोल्ड की बात करें, एटॉमिक नंबर 79 होता है। कितना होता है? 79 एटॉमिक नंबर होता है। जब इसका पूरा विश्लेषण करते हैं तो इसको आना चाहिए था 6s2 5d9 में। किसमें आना चाहिए था? 6s2 5d9 आपबाउ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू आपबाउ। लेकिन यह अपवाद निकलता है, यह आता है 6s1 5d10। एक्सेप्शन, अपवाद हो गया, आपबाउ नियम का पालन नहीं किया। एज इट इज आता है सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है? 47 होता है, आप सभी जानते हैं 47 होता है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है तो ये भी सेम चीज रखता है, इसे 5s2 4d9 में कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन भाई साहब 5s1 4d10 कर लेते हैं। तो सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47 होता है। किस में कंप्लीट होना चाहिए था? 5s2 4d9 में होना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाता है? 5s1 4d10। ठीक है, ये हो गया अपवाद, है ना। और ये जो ऊपर था, ये चीज होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू आपबाउ।
ठीक है, आपबाऊ के अनुसार, ये जहां लास्ट में परिवर्तन हुआ बाकी का तो बिल्कुल आपबाऊ के नियम पे ही चलेगा, अकॉर्डिंग टू आपबाऊ। ये होना चाहिए था लेकिन ये निकला नहीं, है ना, ये होना चाहिए था दोस्त, याद रखिएगा। अब ऐसे ही आता है कॉपर का। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 9 29 29 होता है। कितना होता है? कॉपर का 29 होता है, मानव द्वारा यूज की गई पहली। इसका क्या होना चाहिए था? इसका होना चाहिए था 4s2 3d9। क्या होना चाहिए था? 4s2 3d9, आप बाऊ के अनुसार। ठीक है, आप बाऊ के अनुसार, आप बाऊ नियम के अनुसार ये होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू आप बाऊ। लेकिन निकला क्या? निकला क्या दोस्त, याद रखिएगा, ये हो गया 4s1 3d10। ठीक है, ये हो गया अपवाद, एक्सेप्शन। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन आपबाऊ के नियम का पालन नहीं करता। आप सिर्फ नाम याद रख लेना। ठीक है, मैं तो आपको देखो टीचर हूं तो मुझे तो सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, लेकिन आपके एग्जाम में बस इतने ही पूछ लिए जाते हैं कि आपबाऊ नियम का पालन नहीं करता तो गोल्ड नहीं करता, सिल्वर नहीं करता, है ना, ये सीधे से पूछ लिए जाते हैं। कॉपर नहीं करता, क्रोमियम नहीं करता, है ना। रेलवे की एग्जाम्स अगर आप देते तो सबसे ज्यादा आपको जो पूछा जाता, मैं वो आपको बताता हूं। रेलवे की एग्जाम देते तो सबसे ज्यादा क्रोमियम पूछा जाता है। और अगर आप एसएससी की एग्जाम, जैसे कि हम दिल्ली पुलिस वगैरह की बात करें, एडब्ल्यूटीपीओ की बात करें, हमारी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है गोल्ड। क्या पूछा जाता है? गोल्ड। रेलवे की एग्जाम्स में गोल्ड के बाद में अबाउ नियम का पालन कौन नहीं करता, देन क्रोमियम पूछते हैं। अगर आगे और भी पूछे तो आप सिल्वर कॉपर को भी ध्यान में रखेंगे। सीधा सा प्रश्न बनेगा दोस्त, याद रखिएगा। अपवाद समझ में नहीं आए, अपवाद का मतलब यही होता है जो नियम का पालन नहीं करे। जैसे समझना, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए मेरा नाम आब्बाऊ है, मैं कहता हूं कि आप 2 + 2 कितने करेंगे? 4 करेंगे। लेकिन एक बच्चा आ गया, ठीक है, उसको मैं कहता हूं कि भाई साहब बताओ 2 + 2 कितने होते हैं, तो कहता सर 5 होते हैं। भाई साहब वो मान ही नहीं रहा, तो वो क्या हो गया? मेरी क्लास का अपवाद हो गया। मैं नियम क्या बता रहा हूं कि 2 + 2 4 होंगे। तो भाई साहब जब इनको भरते हैं ना, यहां पर देखो मैंने आपको बताया, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे 4s2 में, कि हाँ सर, और यहां पे कितने आने चाहिए थे? 4, 3d4 होना चाहिए था। लेकिन इसने क्या करा, क्रोमियम ने, ये जब अपने इलेक्ट्रॉन भरता है ना, तो ये ऐसा बिहेवियर करता है कि ये 4s वाले में एक इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए थे? 2, नियम के अनुसार रह कितना गया? 1। और यहां पे कितने कर लेता है? होने चाहिए थे 4, ये कर लेता है 5, तो 4s1 3d5 कर लेता है, जबकि 4s2 3d4 होना चाहिए था ये। तो ये नियम का पालन नहीं करते, इसलिए अपवाद है। और अपवाद समझ में भाई, ऐसा क्यों करते हैं तो ही तो अपवाद है। ऐसा क्यों करते तो ही तो अपवाद है। अगर ऐसा होता कि वो 2 + 2 5 क्यों कर रहा है, तो अगर ये समझ में आ जाता तो वो अपवाद क्यों होता। अपवाद का मतलब ये होता है कि वो नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, वो नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, यही तो होता है, यही होता है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल। गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए, यहां से अब नया पार्ट शुरू करते हैं। समस्थानिक अर्थात आइसोटॉप्स क्या होते हैं? पहली चीज, अगर आप पढ़ रहे हैं समस्थानिक क्या होते हैं, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, तो याद रखना, सेम एटॉमिक नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक मास। परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। अरे बेटा सीधा याद रख लेना, सीधा याद रख लेना कि अब्बाउ नियम का पालन कौन नहीं करते? 4 ही तो नाम लिखा है। क्रोमियम नहीं करता, गोल्ड नहीं करता, ठीक है, चांदी नहीं करता, और बचा आपका कॉपर। तो 3 तो वैसे ही आपको एक साथ याद रहते हैं, जिनके करेंसी धातु हैं, सिक्का धातु हैं। कॉपर के पुराने समय में क्या बनते थे? सिक्के बनते थे, सोने के बनते थे, चांदी के बनते थे, क्रोमियम अलग से याद रखना है। 4 ही ऐसे हैं जो अबाउ नियम का पालन नहीं करते हैं। ओके, चलिए। सेम एटॉमिक नंबर बट
डिफरेंट एटॉमिक मास। समान परमाणु क्रमांक होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। इसका कारण न्यूट्रॉन की संख्या में अलग होना है। रीजन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट फाउंड इन एटम इन एलिमेंट। जैसे अब मैं आपको जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक समझ आएगा नहीं। जैसे ये समझिए, जैसे यहां देखो, मैं आपको ये कहता हूं कि जैसे कार्बन को लिया मैंने, यहां 6 लिखा, यहां 14 लिखा। यहां कार्बन को लिया, यहां 6 लिखा, यहां 14 लिखा। भाई यहां देखो, इनका जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, दोनों तत्व एक हैं, तो परमाणु क्रमांक इसका भी 6 है, इसका भी 6 है। ठीक है। अब यहां पर प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी इनके अंतर्गत वही हैं, 6 6। तो वो भी कितने हैं, 6। और इसमें भी कितने हैं, 6। देखो सेम है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी वही निकले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी वही निकले, तो प्रोटॉन की संख्या भी सेम, परमाणु क्रमांक भी सेम। अंतर कहां आया, तो याद रखना अंतर जो उत्पन्न हुआ वो एटॉमिक मास में हुआ। एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। अब परमाणु द्रव्यमान जो था वो यहां देखिएगा, परमाणु द्रव्यमान जो था भाई यहां पर 14 है, यहां पर एटॉमिक नंबर 12 है। ठीक है, यहां कितना है, 12। तो यहां 12 है, वहां पे 14 है। कितना है, 12 है, 14 है। ठीक है बेटा, एक ही हो जाता हो तो 6 दूना 12, वो तो अंतर ही नहीं हुआ। समभारिक में तत्व अलग अलग होते हैं, समभारिक में तत्व अलग होते हैं, यहाँ 12 आएगा। देखो परमाणु द्रव्यमान क्या हो गए, दोनों के अलग अलग हो गए। भाई साहब यहाँ पे 14 है और यहाँ पे कितना है, 12। अब इस 12 और 6 में कितने का अंतर है यहाँ, कि सर 6 का। इस 14 और 6 में कितने का अंतर है, कि सर 8 का। तो ये जो 6 हुआ ना, ये यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या हो गई। न्यूट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, कि सर 6 हो गए। ये देखो, तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 8 है। तो जब न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, जब न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग होती है, दोस्त याद रखना, है ना, तो एटॉमिक मास ऑटोमेटिक बदल जाता है। इसी को आइसोटॉप कहते हैं, इसी को समस्थानिक कहते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं जिससे आपको समझ में आए, जिससे आपको समझ पड़े कि ये क्या चीज हुई, फिर से समझना। मैं एक एग्जांपल और देता हूं। जैसे आप ये समझिए कि, है ना, यहां देखना, एक होता है यूरेनियम 235, एक होता है यूरेनियम 235, एक होता है यूरेनियम 238।
ठीक है, बहुत रेयर मिलता है ना ये। एक होता है 92, यूरेनियम 238। अब देखो, दोनों ही यूरेनियम है। ठीक है, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक दोनों के देख लो। प्रोटॉन की संख्या दोनों की देख लो। इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों की देख लो। ठीक है, एटॉमिक मास देख लो दोनों के। परमाणु द्रव्यमान, न्यूट्रॉन की संख्या देख लो। अब यहां पर जब आप इन चीजों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, देखो दोस्त, इसमें एटॉमिक परमाणु क्रमांक इसका कितना है कि सर 92, इसका भी कितना है कि सर 92। ठीक है, ये समझना कितना है 92। प्रोटॉन की संख्या इस इधर वाले की कितनी है 92, क्योंकि वही होगा। इधर वाले की भी कितनी है कि सर 92। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी वही होगी, कितनी होगी कि सर 92। इधर वाले की भी कितनी है 92। एटॉमिक मास देखो, एटॉमिक मास कितना होगा, परमाणु द्रव्यमान इधर वाले का कितना है कि सर 235, और इधर वाले का कितना है 238, 238। अब न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है भाई, एटॉमिक नंबर में से जब इसको आप माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रॉन की संख्या, इन दोनों का अंतर कितना होता है, 8 में से 2 गया तो 6, और 23 में से 9 गया तो 3 पहले चले जाएगा, 20 में से 6 जाएगा तो 146, 146। तो भैया इधर वाले में कितने हैं न्यूट्रॉन की संख्या 146, कितनी है 146। और भैया 235 में से जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, मतलब 143, 143। अब देखो यहां जो डिफरेंस आया वो किसके कारण आया, ये न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या इधर वाले में अगर आप यहां से देखोगे तो भैया ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, ये चीज हो गई, और ये हो गया। तो सेम चीज यहां भी तो अप्लाइबल हो रही है। देखो, है वही तत्व यूरेनियम, लेकिन चीजें क्या हो गई, अलग अलग हो गई। मतलब जैसे ही न्यूट्रॉन की संख्या बदलती है, न्यूट्रॉन की संख्या बदलती है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, बदल जाता है। तो परमाणु द्रव्यमान का बदलना ही इस चीज को बता रहा है। एटॉमिक मास डिफरेंस क्यों आता है, मुझे एक बात बताओ बेटा, आपको मैंने कहा 2 नमक की थैली लाओ, आप 2-2 किलो की लेके आए, कितने किलो की लेके आए, 2-2 किलो की। आपका दोस्त भी 2-2 किलो की 2 थैली लेके आया, लेकिन आपका एक और दोस्त था, वो 1-2 किलो की और 1 किलो की थैली ले आया। अब आप ये कह रहे हो सर थैली तो वो भी 2 लाया है, तो वजन का अंतर क्यों हो गया। आपका जो डाउट आ रहा है ना, वो मैं बता रहा हूं कि न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो रही है, इसलिए द्रव्यमान अलग हो रहा है। अब देखो, आपका एक दोस्त 2-2 किलो 2 नमक की थैली लेके आया, एक और वो भी 2-2 किलो की 2 नमक की थैली लाया, लेकिन आपका एक और दोस्त था, वो भी लाया तो 2 थैली, लेकिन 1-1 किलो के लाया, 1-2 किलो की। यहाँ वजन कितना हो जाएगा 3, और यहाँ वजन कितना हो जाएगा 4। तो ठीक वैसा बेटा यहाँ होता है, अगर न्यूट्रॉन की संख्या कम ज्यादा होगी तो द्रव्यमान ऑटोमेटिकली कम ज्यादा हो जाता है ना। अब एक बच्चा, एक गुड़िया है सोनाली करके, बोले सर कुछ समझ में नहीं आया। तो बेटा मैं एक सीधी सी बात कहूंगा कि अगर ये बेसिक सी चीज जो मैं 4 दिन से 6 दिन से पढ़ा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, प्रोटॉन कहां से आते हैं, न्यूट्रॉन कहां से आते हैं, ये 6 दिन पहले ही पढ़ा दिए मैंने कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, प्रोटॉन कैसे निकलता है, न्यूट्रॉन कैसे। अगर ये अभी भी निकालना नहीं आ रहे ना, तो या तो बेटा फिर एक सीधी सी बात है, रिविजन नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, है ना, रिवीजन नहीं कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, सब चीजें बस हम देख लें यूं आंखें फाड़ के, हम किताबें पलटा के भी कभी घर नहीं देखे और हमें याद हो जाए, जीवन में नहीं होने वाला बेटा कभी। क्योंकि एक चीज मेरी माइंड में बिठा लेना, रिवीजन मेक अ डिवीजन। जिन्होंने अपनी कॉपियों के पन्ने रिवीजन के लिए नहीं पलटाए, उनका सिलेक्शन जीवन में कभी नहीं हुआ है। तो ये चीज ध्यान रख लेना कि रिवीजन मेक अ डिवीजन, डिवीजन मतलब नंबर्स उन्हीं के आते हैं, सिलेक्शन उन्हीं के होते हैं जो अपने बनाए हुए नोट्स का लगातार रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं। अगर आपको ये चीज मैंने कब पढ़ाई थी, एटॉमिक मॉडल पढ़ाने के पहले पढ़ाई थी, और अगर आपको आज ये वापस से निकालना नहीं आ रहा, तो धिक्कार है फिर ऐसे जीवन के। ओके, हाँ, ये टॉपिक भले नया शुरू हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलता है, ये सारी चीजें मैंने निकालना आपको सिखाया है। और अगर वो आज की क्लास में आप फिर वो बोलें कि सर वही सिखाओ, तो बेटा माफ करिएगा, डेली एक ही काम नहीं होता हमसे।
ठीक है, आप वो रिकॉर्डेड क्लास वापस से देखना कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, न्यूट्रॉन कैसे निकलता है, प्रोटॉन कैसे निकलता है। जवाब इसलिए देना जरूरी है क्योंकि सिर्फ लिख देने से कि समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे दिमाग में घुसाऊं आपके। ठीक है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक जवाब दे रहा हूं। आपको ऐसा लगेगा सर गुस्सा कर रहे हैं, मेरा जवाब देने का तरीका ही यही है। बहुत से बच्चों को लग जाता है मैं गुस्सा कर रहा हूं, ये गुस्सा वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा गुस्सा करेंगे तो भाई दिन भर में कितनी बार करना पड़ेगा, आप खुद सोचिए। ठीक है, आइएगा एज इट इज, जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन के आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन ऐसा लिख लो, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के समस्थानिक। है ना, लेकिन एक चीज ये तो नोटिस करो, जो टीचर ने 10 दिन पहले पढ़ा दिया अगर हमें वही याद नहीं है तो हम कहाँ हैं, हमारा लेवल कहाँ है, हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, हम रिवीजन कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जबकि सप्ताह में 5 दिन क्लास हो रही है। ठीक है, चलो दोस्त ये देखिएगा, जैसे समझिएगा हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बात करता हूं, समस्थानिक की बात करता हूं। हाइड्रोजन का पहला समस्थानिक होता है 1H1। ठीक है, एक होता है 1H2, या इसको थोड़ा सा और सरलतम रूप में एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉमिक मास, यहाँ आइसोटॉप देखेंगे, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और एटॉमिक नंबर। यहां देखो, जैसे कि पहला तत्व पहला आइसोटॉप हाइड्रोजन का 1H1, अगला है 1H2 और एक है 1H3। इन सभी के नाम है, इसका नाम है प्रोटीरियम, इसका नाम है ड्यूटीरियम और इसका नाम है ट्राइटीरियम। मैंने आपको पुरानी कक्षाओं में ये सब निकालना सिखाया है। अब देखो, नीचे जो नंबर 111 लिखा हुआ है यही इनका एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं वो परमाणु द्रव्यमान होता है, तो भैया इसका परमाणु द्रव्यमान 1 हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 3 हो गया। तो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, तो 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। तो प्रोटॉन की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब न्यूट्रॉन की संख्या इन दोनों के बीच का अंतर होता है ना, द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक के बीच का अंतर, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, इस 2 में से 1 गया तो 1, यहां 3 में से 1 गया तो 2। अगर आप देख पा रहे हो तो यहां पर न्यूट्रॉन की संख्या अलग होने के कारण इनके परमाणु द्रव्यमान में अंतर सामने आए। इसी के कारण हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक बने, जिन्हें प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम कहा गया। है ना, क्या कहा गया, प्रोटीरियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटीरियम के रूप में हमने जाना। आपने अक्सर इनको बहुत सारे अलग अलग रूप में भी देखा होगा। ठीक है, हिंदी में लिखो, लिख देते हैं भैया। ठीक है, ये लो परमाणु क्रमांक। ठीक है, हिंदी में प्रोटॉन को बोलते हैं बेटा प्रोटॉन, बताना मत किसी को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बेटा हिंदी में इलेक्ट्रॉन बोल। ठीक है, ये लिख दिया।
है ना, न्यूट्रॉन को बेटा न्यूट्रॉन बोल, ठीक है, एटॉमिक मास को बेटा परमाणु द्रव्यमान बोल, है ना। और ये जिसने कहा कि सर हिंदी में लिखी है, उसने ऐसी अंग्रेजी लिखी है। तो बेटा व्हाट्सएप वाले, जब तू ऐसी हिंदी पढ़ता है तो तू इसको इलेक्ट्रॉन नहीं पढ़ सकता था? मुझे एक बात बता, पढ़ सकता था कि नहीं पढ़ सकता था? पढ़ सकता था ना। जब तेने ऐसी अंग्रेजी लिख के मुझसे पूछा तो तेरे को ये अंग्रेजी पढ़ना भी आती होगी। मेरे को जहां तक जिस युगांडा यूनि है ना, युगांडा बोर्ड से अगर आप पास हुए हो तो वहां पर अगर ऐसी हिंदी चलती है तो आपको ये हिंदी तो पढ़ना आ रही होगी। फिर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्योंकि ऐसी हिंदी अगर हिंदी में लिखी अगर आप ये लिखते हैं तो फिर तो भाई साहब आपको ये आनी चाहिए, क्योंकि आपकी मातृभाषा है ये। चलो, क्वेश्चन कैसे बनते हैं अभी बताते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का, है ना, वो समस्थानिक कौन सा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? प्रोटीरियम। हाइड्रोजन का वो समस्थानिक कौन सा है जो रेडियो एक्टिव होता है? ट्राइटीरियम। है ना। अभी इसके हम और पढ़ते हैं। आपने नॉर्मल पानी का फॉर्मूला सुना होगा, 1H1, ठीक है। जो सामान्य पानी होता है H2O, ठीक है, वो इससे बनता है। लेकिन आपने 1H2, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? ड्यूटीरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूटीरियम कहते हैं। और इस ड्यूटीरियम से जो बनता है वो बनता है D2O। क्या बनता है? D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। इसे ही आप हैवी वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हैवी वाटर। हिंदी में इसे गुरु जल कहा जाता है, इसे भारी जल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारी जल कहा जाता है। अब ये जो भारी जल होता है ना, देखो इस हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 2। इस D2O का जो द्रव्यमान होता है, जो मास होता है टोटल ओवरऑल 16 ऑक्सीजन का, और 2 बार डी आया मतलब 4 हो गया, तो कितना होता है? 20 होता है। और इस सामान्य पानी का, इस H2O का मास कितना होता है ना, द्रव्यमान कितना होता है? इस H2O का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 18 होता है, और इसका कितना होता है? 20। इसलिए इस D2O का उपयोग परमाणु संयंत्र में, एटॉमिक रिएक्टर में, परमाणु संयंत्र में, एटॉमिक रिएक्टर में, दोस्त क्या कहा जाता है इसको? याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। इसे परमाणु संयंत्र या एटॉमिक रिएक्टर में क्या कहा जाता है? तो एटॉमिक रिएक्टर में यह मंदक के तौर पर यूज होता है। मंदक मतलब यह न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है, तो मंदक के रूप में उपयोग करते हैं इसका। किस रूप में करते हैं? मंदक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। अब जब आपने यहां पर देखा 1H3, अब ये जो 1H3 था दोस्त याद रखिएगा, ये ट्राइटीरियम हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक है। बाकी किसी समस्थानिक के नाम नहीं है हाइड्रोजन को छोड़कर। ट्राइटीरियम हाइड्रोजन का एकमात्र रेडियो एक्टिव, एकमात्र रेडियो सक्रिय समस्थानिक। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन का क्या होता है? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप होता है, इस बारे में याद रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल, न्यूट्रॉन की संख्या अगर कम ज्यादा होगी, देखो यहां पर आप देखो, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक सेम था, प्रोटॉन सेम था, इलेक्ट्रॉन सेम था। परमाणु द्रव्यमान दो चीजों से ही तो मिलके बना होता है। कितनी बार पढ़ाया मैंने? आपका जो एटॉमिक मास होता है वो कितनी चीजों से मिलके बना होता है? दो चीजों से, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आप यहां देखिए,
जब प्रोटॉन की संख्या सभी में एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, तो अंतर कहां हुआ? न्यूट्रॉन में। अब जब न्यूट्रॉन की संख्या बदलेगी तो ऑब्वियसली है कि एटॉमिक मास स्वतः ही बदल जाएगा, ऑटोमेटिक बदल गया वो। चलो, आज की क्लास यहीं पे विराम करते हैं। कल आइसोटॉप्स, आइसोबार्स वगैरह के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।